आज हर घर में कोई ना कोई लोन है, चाहे किसी के घर में होम लोन चल रहा हो या हो सकता है किसी के घर में कार लोन चल रहा हो सकता है किसी के पास पर्सनल लोन हो या फिर हो सकता है किसी के क्रेडिट कार्ड के कोई ना कोई बिल ड्यू पड़े हो। लेकिन आज हर किसी का एक ही सवाल है कि मैं अपने लोन्स को जल्दी खत्म कैसे कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम लोन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम होती है लोन को गलत तरीके से हैंडल करने में। तो आज का ये वीडियो इसी चीज के बारे में है। मैं आपके साथ 5 प्रूवन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप अपना लोन टाइम से पहले उतार सकते हैं। आप चाहे जिस भी फाइनेंशियल सिचुएशन में हो, लेकिन ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाला है। अब सवाल आता है इस कर्ज जाल से निकले कैसे। देखो, बैंकों की कमाई का सबसे मोटा साधन ही यही है। मान के चलो एक उदाहरण पकड़ो कि मान लो 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल है। अब इंसान कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए तो है ही नहीं, मैं 1 लाख रुपए बैंक को नहीं दे सकता। बैंक कहता है कोई बात नहीं, 1 लाख नहीं दे सकते, एटलीस्ट मुझे मैड अमाउंट ही दे दो। मैड मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू। टोटल मान लो 1 लाख का बिल बना तो 1 लाख रुपया हो गया हमारा टैड। टैड यानी टोटल अमाउंट ड्यू, वो तो हम दे नहीं सकते। बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप मैड दे दो, मतलब मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है कि टोटल जो बिल है उसका सिर्फ 5% बैंक कहता है मुझे दे दो। अब मान लो मेरा 1 लाख रुपए का बिल बना, 1 लाख नहीं है मेरे पास देने के लिए, बैंक कहेगा कोई बात नहीं 5,000 ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं करूंगा, मैं आपके घर पे रिकवरी टीम भी नहीं भेजूंगा कि आप मेरा लोन डिफॉल्ट कर रहे हो। बैंक कहता है कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन बैंक कहता है 1 लाख रुपए का पेंडिंग अमाउंट था, आपने मुझे 5,000 रुपए ही दिए, जो 95,000 रुपीज है ना उसके ऊपर मैं 42% की एक तरह से इंटरेस्ट इंपोज करूंगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 42%। मैंने आपको क्या बोला, ये क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में जो इंसान फंसा हुआ है वो बैंक के प्रॉफिट का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है। क्यों? क्योंकि जो कर्ज जाल में क्रेडिट कार्ड के फंस गया, बैंक उसके ऊपर 42% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी 36% से लेके 42%। इससे निकले कैसे? देखो, इससे निकलने के लिए तो चाहे आपको कोई दूसरा लोन लेकर के इस लोन को उतारना पड़े, हम वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड 42% इंटरेस्ट ले रहा है। अब इसको एक बार रीपे करो, जैसे मर्जी रीपे करो। चाहे आप, अगर आपके पास गोल्ड पड़ा है घर पे, तो चाहे आप गोल्ड लोन ले लो। क्यों? अगर गोल्ड पड़ा है, गोल्ड लोन लूंगा, मेरे को 9 या 10% पे गोल्ड लोन मिल जाएगा, मैं इस क्रेडिट कार्ड का पैसा उतार दूंगा, एटलीस्ट मैं इस 42% के कर्ज जाल से तो बच जाऊंगा। मान लो घर पे गोल्ड नहीं है, कोई स्टूडेंट है वो इस क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस चुका है, ठीक है, तो आप कोई छोटा मोटा पर्सनल लोन पकड़ लो। अब पर्सनल लोन पकड़ो तो एटलीस्ट किसी बैंक से पकड़ना। अब ये किसी इंस्टेंट लोन ऐप को इंस्टॉल करके मत पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि ये भी 42% पे है। वो जो इंस्टेंट लोन ऐप पकड़ोगे आप, वो भी आपको 40-42% पे लोन देंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। किसी बैंक से अगर पर्सनल लोन मिलता है 15-18-20% के आसपास मिल जाएगा पर्सनल लोन, वहां से हम पर्सनल लोन लेकर के अपने इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को उतार देंगे। तीसरी चीज, मान लो अगर आपके पास कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हम लैप लोन ले सकते हैं और फिर इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को उतार सकते हैं। मोटी कहानी यह है कि मेरे को पहले इस क्रेडिट कार्ड से मुक्त होना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री वाइज। तो देखो, जब हम बात करते हैं ना कि कर्जे कैसे कम करें, डेट ट्रैप, कर्ज जाल से निकले कैसे, तो उसमें सबसे पहला रूल ही ये होता है कि सबसे पहले अपने वो कर्जे उतारो जिस पे सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। तो इस पे सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, तो चाहे मेरे को इसको उतारने के लिए दूसरा लोन पकड़ना पड़े, मैं इसको उतारूंगा। या मान लो अगर आपके 2-3 लोन चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस लोन को क्लियर करोगे, इस क्रेडिट कार्ड के बिल को क्लियर करोगे। और जो मैंने सबसे पहले 3-4 पॉइंट्स बताए थे कि ऑनलाइन शॉपिंग सोच समझ के करोगे, उसके अलावा ऑनलाइन फूड सोच समझ के ऑर्डर करोगे। और ये जो अंधाधुन आपने ऑटो पे लगा रखे हैं, एआई का ऑटो पे लगा रखा है, किसी ने चैट जीपीटी भी ले रखा है, जेमिनाई भी ले रखा है, क्लोड भी ले रखा है, क्या करोगे भाई इतनी चीजों का? यूज तो एक ही चीज करते हो। तो ये चीजों को जब आप सोचोगे ना, तो फिर आपको ये फील होगा कि यार ठीक है, क्रेडिट कार्ड के अननेसेसरी बिल्स जनरेट ही नहीं होंगे, तो आप इस कर्ज जाल में फंसोगे ही नहीं। तो यहां मैं क्लोज करता हूं अभी क्रेडिट कार्ड को। इसके बाद सेकंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है होम लोन को हम जल्दी कैसे उतारें। एक एक करके सारे लोन्स करेंगे हम, पर्सनल लोन भी देखेंगे, कार लोन भी देखेंगे। अब बात आती है कि होम लोन उसको मैं जल्दी कैसे उतार सकता हूं। उसके लिए मैं यहां पे एक बार एक्सेल खोल रहा हूं। यहां तो आपको शायद डायरेक्ट स्क्रीन पे तो विजिबल नहीं होगा,
तो ऐसा करेंगे, ये साइड में स्क्रीन चल रही है, इस पे हम दिखाते रहेंगे, ठीक है। अब होम लोन आ जाओ, मान लो उदाहरण के तौर पे मैं 1 करोड़ का होम लोन लेता हूं, 1 2 3 4 5 10 लाख 1 करोड़। अगर मैं 1 करोड़ का होम लोन लेता हूं, ठीक है, इंटरेस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा 7.5% का है, ठीक है, और टेन्योर यहां पे मैंने लोन लिया है 30 ईयर्स के लिए, ठीक है। मेरी जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 69,921 रुपीज, यानी अगले 30 ईयर्स तक मुझे हर महीने 69,921 रुपीज अपने बैंक को देने हैं। अच्छा, होम लोन के अंदर चीज क्या गड़बड़ होती है कि 30 ईयर्स का होम लोन है, बहुत बड़ा लोन होता है। लोन मैंने 1 करोड़ का लिया है, लेकिन मैं बैंक को रीपे करूंगा 2,51,00,000, यानी 1.5 करोड़ तो मेरा ब्याज लग जाएगा। 1 करोड़ मूलधन, यानी 1 करोड़ का लोन लिया है, बैंक को देंगे 2,51,00,000। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि होम लोन को समझना कि हम होम लोन जल्दी खत्म कैसे कर सकते हैं। अब आ जाओ, अब लोग क्या सोचते हैं, लोग कहते हैं कि 69,921 मेरी ईएमआई है, तो लोग सोचते हैं मान लो जैसे ही मैंने पहली ईएमआई भरी ना, तो मेरा जो लोन है वो 1 करोड़ माइनस 69,921 हो जाएगा जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप आ जाओ, ये अमोर्टाइजेशन टेबल है। जैसे ही आप पहली किस्त भरोगे 69,921 रुपीज की, इसका 90% यानी ऑलमोस्ट 62,500 रुपीज आपका सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना कम होगा, सिर्फ 7,421 रुपीज। समझ गए? जैसे ही आपने पहली किस्त भरी, उसका 90% पैसा तो ब्याज चुकाने में चला गया, सिर्फ 10% पैसा ही यूज हुआ किस चीज में, मूलधन कम करने में, प्रिंसिपल अमाउंट कम करने में। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, ये सिलसिला चलता रहेगा। शुरू के जैसे 30 इयर्स का लोन है, तो शुरू के 15 साल तक ऐसे ही होगा कि ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में जाएगा, कम पैसा मूलधन चुकाने में जाएगा। 15 साल के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, ज्यादा पैसा मूलधन चुकाने में जाता है, कम पैसा ब्याज चुकाने में जाता है। ठीक है, बचे कैसे? बचने का पहला 2-4 तरीके हैं। ये टोटल मैंने 4 एक्सेल्स दिखाऊंगा, 4 तरीके हैं बचने के। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि हर साल 12 किस्तें मत भरो, 13 किस्तें भरो। क्यों? क्योंकि जो आप हर महीने किस्त भर रहे हो, जैसे 69,921 रुपीज की, इस किस्त का क्या हो रहा है, इस किस्त का तो 90% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है, 10% पैसा ही मूलधन बचा रहा है। लेकिन अगर मैं एक किस्त एक्स्ट्रा भरता हूं साल में, यानी साल की 12 किस्तें नहीं भरता, साल की 13 किस्तें भरता हूं, जैसे मैं करके दिखाता हूं। ये किस्त को मैं कॉपी करता हूं और 12वें महीने ये मैं एडिशनल पेमेंट कर देता हूं, यहां कंट्रोल भी कर रहा हूं, ये एडिशनल पेमेंट कर दी। तो 12वें महीने क्या हुआ, देखो अभी तक 11th मंथ में क्या हुआ था, 90% पैसा यानी 62,022 रुपीज मेरा ब्याज चुकाने में गया था, और सिर्फ 7,898 रुपीज मेरा मूलधन चुकाने में गया था। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्स्ट्रा अमाउंट भरी, ये पूरा का पूरा जो पैसा मैंने एक्स्ट्रा भरा है, एक्स्ट्रा पैसा हम जो भी भरते हैं वो ब्याज चुकाने में नहीं जाता, वो पूरा पैसा मूलधन को कम कर देता है। ये देखो 12th मंथ में क्या हुआ, 61,907, क्योंकि मैंने 2 किस्तें भरी ना, एक तो ये किस्त तो भर ही रहा था मैं हर महीने, एक एक्स्ट्रा किस्त भर दी। जो हर महीने किस्त भर रहा था उसमें से 90% यानी ऑलमोस्ट 61,973 रुपीज तो ब्याज चुकाने में गया, मूलधन चुकाने में 77,869 रुपीज गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये पैसा गया, ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा भरा, और दूसरा जो हर महीने 10% मूलधन जा रहा था वो, यानी टोटल 77,869 रुपीज डायरेक्ट मेरा प्रिंसिपल कम हो गया। यानी जितना प्रिंसिपल मैं पूरे साल में कम नहीं कर पाया, उतना प्रिंसिपल अकेले मैंने एक किस्त एक्स्ट्रा भरने से कर दिया। समझे बात को? अब पहली चीज मैं आपको क्या दिखाता हूं कि ये मैंने 1 लगाया। अब मान लो मैं यहां पे एक बार आपको दिखाता हूं कि मैं अगर हर महीने, मैंने यहां पे ये लगाया है कि हर महीने कह रहा हूं, हर साल एक किस्त अगर मैं एक्स्ट्रा भरता हूं, जैसे मैंने अभी ये किस्त भरी, फिर अगले साल ये किस्त भरी, हर साल एक किस्त अगर मैं एक्स्ट्रा भरता हूं, ये मैंने 12-12 महीनों में पार्टीशन कर दिया इसका, हर साल अगर मैं एक किस्त एक्स्ट्रा भरता हूं, तो मेरा 30 इयर्स का होम लोन, 30 इयर्स में कितने वो होते हैं, 360 महीने हो गए, तो मेरा ये लोन अगर मैं हर साल सिर्फ एक किस्त एक्स्ट्रा भरता हूं तो 283 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 276 तक हो गए, 23 साल, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी 23 साल और 7 महीनों में मेरा लोन कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ एक किस्त एक्स्ट्रा भरता हूं। समझ के बात को? एक किस्त साल की, हर साल एक किस्त
एक्स्ट्रा भरने से मेरा जो लोन है वो 30 ईयर्स का लोन 23 साल और 7 महीनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी एक्सेल पे चलते हैं। ये पहली एक्सेल तो हमने देखी कि अगर मैं हर साल एक किस्त एक्स्ट्रा भरता हूं तो क्या होगा। दूसरा एक्सेल हम देखते हैं कि अगर मैं हर साल अपना जो ईएमआई है वो 10% से बढ़ा दूं तो क्या होगा। जैसे मान लो पहले साल मेरा ईएमआई कितना कट रहा है 69,921, ये साल पूरा होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हर साल मेरी सैलरी भी तो बढ़ेगी। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि इस साल मेरा जो ईएमआई कट रही है वो 69,921 कट रही है। अगले साल मैं अपनी ईएमआई 10% से बढ़ा दूंगा, यानी एक्स्ट्रा पैसे भरूंगा। तो पहले देखो ये पूरा एक साल तक तो कितने, एक मिनट, ये पूरा एक साल तक तो मेरी ईएमआई कटी, ये 12 महीने हो गए, यहां पे 12 महीने तक कटी 69,921। फिर 13th मंथ से मैंने अपनी ईएमआई 10% बढ़ा दी, फिर अगले पूरे साल 76,913 रुपीज कटती रही। फिर उसके अगले साल ये 84,604 हो गई। अगर मैं हर साल ऐसा करता हूं तो मेरा जो ये 30 ईयर्स का लोन है ये सिर्फ 134 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, सिर्फ 134 मंथ्स में, यानी 134 महीने कितने हो गए आप समझो, 10 साल हो गए 120 महीने, 11 साल हो गए 132 महीने, यानी 11 साल और 2 महीनों में मेरा जो होम लोन है 30 ईयर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, यानी आपने करना क्या है, सिर्फ आप आज आपकी किस्त मान के चलो, लोन अमाउंट आपका छोटा है, आज आपकी किस्त 20,000 कट रही है, अगले साल 10% से किस्त बढ़ा दो, यानी 20,000 की किस्त आप 22,000 की कर दो। उसके अगले साल फिर 10%, फिर 10%, ऐसे करके आपका 30 ईयर्स का जो होम लोन है वो 11 साल और 2 महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अभी हमने पहले क्या देखा था कि साल में 12 ईएमआई नहीं, मैं 13 ईएमआईज भर रहा हूं। फिर हमने देखा कि उसको हटाओ, कि फिर हमने देखा कि हर साल 10% से ईएमआई बढ़ा दो। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, कि मैं ये कहता हूं, अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि एक तो मैं अपनी ईएमआई हर साल 10% से बढ़ाऊंगा, प्लस हर साल 12 ईएमआई नहीं भरूंगा, मैं 13 ईएमआई भरूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो उस केस में मेरे साथ क्या सिचुएशन बनती है, एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूं। एक सेकंड में एक एक्सेल खोल रहा हूं, ये रही। अब यहां पे सिचुएशन मैंने बनाई है, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूं, हाँ ये रही। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 1 करोड़ का लोन था, पहली ईएमआई मेरी जा रही है 69,921 की। ठीक है, तो पहले पूरे साल मैंने 69,921 भरे, और ये जो आखिरी किस्त थी यहां मैंने एडिशनल ईएमआई 69,921 भर दी। फिर अगले साल 10% बढ़ा दी, यानी अगले साल मैंने ईएमआई कर ली 76,914, पूरे साल 76,914 भरे, और लास्ट जो किस्त थी इस साल की मैंने एक किस्त एक्स्ट्रा भर दी। ये कंटिन्यूटी में अगर मैं प्रोसेस रखता हूं तो आप समझो मैं अपना लोन 126 महीनों में ही कंप्लीट कर दूंगा, यानी ये हो गए मेरे 10 साल और 6 महीनों में, यानी 30 ईयर्स का लोन 10 साल और 6 महीनों में ही मैं कंप्लीट कर सकता हूं। यानी मोटी कहानी यह है कि होम लोन जो होता है ना, उसको अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो उसकी सिचुएशन सिर्फ यही है कि आप एक्स्ट्रा पैसे भरने शुरू करो। अब वो एक्स्ट्रा पैसे आपको ही अरेंज करने हैं, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कहना बहुत आसान है। देखो सिंपल सी चीज है कि आप लाइफ में ग्रो करो। अगर आपने होम लोन लिया है तो आप लाइफ में ग्रो करना भी शुरू करो। आप अपनी एडिशनल इनकम के ऊपर काम करो, आप अपनी एडिशनल स्किल्स को जनरेट करो, ताकि आपको कल को एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सके, चाहे वो ओवर टाइम काम करके आए, चाहे फ्रीलांसिंग करके आए, जैसे भी आए। जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपके पास आ रहा है वो डायरेक्ट आप यहां पे भरोगे। एक्स्ट्रा पैसा जो आप भरोगे, यानी जो आपकी ईएमआई जा रही है, बियॉन्ड दैट ईएमआई जो पैसा आप एक्स्ट्रा भरोगे वही पैसा आपके होम लोन के टेन्योर को कम करेगा, क्योंकि वही पैसा सीधा आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कम करेगा। जो नॉर्मल ईएमआई कट रही है वो तो फिर ब्याज ही खाए जा रहे हैं, सारा का सारा पैसा। समझ गए? इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा पीपीटी पे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड हो गया, होम लोन हो गया, अब हम बात करते हैं कार लोन। ये कार लोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे निकलने का जो तरीका है वो अगेन वो ऑलमोस्ट वैसा ही तरीका है जो होम लोन का तरीका है। लेकिन कार लोन के ऊपर डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार लोन में इंसान फंसता क्यों है। पहला लॉजिक तो यही है कि अगर इंसान अफोर्ड कर सकता है मारुति स्विफ्ट गाड़ी को, लेकिन वो स्कॉर्पियो एन लेके आता है, रीजन क्या है कि मैं सोसाइटी में दिखाऊंगा। प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि मान लो अगर किसी इंसान की नई नौकरी लगी, वो नई नौकरी लगी, अभी वो सेटल भी नहीं है, लेकिन वो नई गाड़ी ले आता है। क्यों?
रिश्तेदारों को दिखाना है, सोसाइटी को दिखाना है, देखो मैं कितना कामयाब इंसान हो गया। आधे से ज्यादा भारत महंगी गाड़ियां या अपनी सैलरी की अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीद के सिर्फ इसलिए तंग है क्योंकि वो अपनी चद्दर से बाहर पैर निकाल के बैठा है। सिर्फ उसको अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, सिर्फ उसको सोसाइटी को दिखाना है कि देखो मैं कितना कामयाब बन गया। यही सेम दिक्कत, यही सेम चैलेंज आज से 10 साल पहले मैंने फेस किया था। आज मैं 32 साल का हूं। 10 साल पहले जब मैं 22 साल का था, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, मेरी कैंपस से प्लेसमेंट हुई थी, गुरुग्राम में मेरी पहली नौकरी लगी, 30,000 मेरी सैलरी थी। ठीक है जी, 30,000 इन हैंड सैलरी थी। वो जो 30,000 आते थे, मेरे को इतना शौक था कि मैं बस गाड़ी ले आऊं, बस गाड़ी ले आऊं। गाड़ी मैंने ले ली। गाड़ी की ईएमआई बनी 8,000 रुपए, 8,000 रुपए प्रति महीना। ठीक है, तो मेरे मन में क्या था, मैंने कहा यार इतने तो मेरे खर्चे नहीं है, 8,000 रुपए आराम से किस्त भर देंगे, 22,000 रुपए आराम से मजे से जिएंगे। क्योंकि उससे पहले कॉलेज में ही थे, कॉलेज में तो घर वालों से 2-4 हज़ार रुपए महीने की खर्ची मिलती थी। लेकिन जैसी 30,000 रुपीज पर मंथ की नौकरी लगी, मैंने कहा 8,000 रुपए ईएमआई भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 22,000 रुपए इन हैंड है। यही सोच के मैं गाड़ी ले आया। लेकिन गाड़ी के साथ चैलेंज ये है कि गाड़ी एक हाथी है। हाथी खरीदना आसान है, लेकिन हाथी को पालना बहुत मुश्किल है। गाड़ी आ गई, 8,000 रुपए किस्त कटती थी। उसके बाद जो पेट्रोल का खर्चा आता था, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पेट्रोल का भी तो खर्चा है। आराम से 4,000 रुपए महीने का पेट्रोल का उस टाइम खर्चा हो जाता था। पेट्रोल का खर्चा होता था, फिर टाइम टू टाइम उसकी सर्विस भी होनी है। कभी गाड़ी में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, कभी गाड़ी का कुछ काम कराना है, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 100 खर्चे थे। अच्छा, उसके बाद टाइमली जब आप थोड़ी ज्यादा गाड़ी चला लोगे तो टायर्स भी चेंज कराने पड़ते हैं, कभी ब्रेक पैड घिस गया, तो 100 खर्चे हैं। वो जो 8,000 रुपए की किस्त दिखती है, ठीक है, गाड़ी खरीदते टाइम, वो 8,000 नहीं है भाई, वो कम से कम 14 या 15,000 रुपए है। समझ गए? तो मेरे साथ चैलेंज ये था कि जितनी मेरी सैलरी थी उसका आधा पैसा सिर्फ गाड़ी चुकाने में, गाड़ी की किस्तें चुकाने में चला गया। अगर यही चीज मैंने गाड़ी ना लेके होम लोन लिया होता तो मेरे को गिल्ट ना होता आज। क्यों? क्योंकि होम लोन इज अ गुड लोन। होम लोन लेने के लिए मैं प्रॉपर्टी खरीदता, और प्रॉपर्टी एक एप्रिशिएटिंग एसेट है कि मैं किस्तें भर भी रहा हूं अपना पेट काट के, तो एटलीस्ट मैं कुछ बैकअप तो बना रहा हूं। यही गाड़ी टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू घटती जाएगी, ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने अपना आज तक कोई एसेट ही नहीं बनाया। पहला एसेट मैं गाड़ी बना करके ले आया। अच्छा, उस टाइम क्या मेरे को गाड़ी की जरूरत थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं थी। क्या उस टाइम मेरी शादी हो गई थी? नहीं। अब आज मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ है, मेरी गुड़िया है, तो मेरे को गाड़ी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि मेरे को किसी रिश्तेदार के घर जाने तो चाहिए। हाँ, गाड़ी छोटी ले सकता हूं अगर सैलरी कम है, बड़ी ना लेके छोटी ले लूंगा, वो ठीक है। वो मेरे को वैसा ही करना चाहिए कि मेरा जितना बजट है उस हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए। रिश्तेदारों को, सोसाइटी को दिखा के गाड़ी कभी मत खरीदो। उस टाइम पे ना मेरी शादी हुई थी, ना मेरे बच्चे थे, मैं अकेला रहता था गुड़गांव में। तो मैं उस टाइम अगर सिंपल सी कोई बाइक भी ले लेता तो भी मेरा काम चल जाता कि नौकरी पे चले गए, नौकरी से आ गए। बट गाड़ी खरीद के मैंने अपने साथ ऐसा कर दिया कि कुछ पैसा ही नहीं मैं जोड़ पा रहा था। सिंपल सी चीज, जो पैसा बचता था वो रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चों में खर्च हो जाता था। बस सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नौकरी भी कर रहा था और हाथ में कुछ बच नहीं रहा था। तो ये डिप्रेसिंग सिचुएशन है। तो आज की डेट में जितने भी यूथ है, जो भी नौजवान बच्चे जिनकी नई नौकरियां लगी हैं, प्लीज ऐसे एसेट्स मत खरीदो दिखाने के लिए, रिश्तेदारी, सोसाइटी को दिखाने के लिए। इस चक्कर में मत फंसो, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इस चक्कर में फंस ही चुके हो तो निकलोगे कैसे। सिचुएशन यही है, जैसे कार लोन मैक्सिमम 7 ईयर्स के लिए मिलता है। तो जब भी कार लोन पकड़ो तो 7 ईयर्स के लिए कभी मत पकड़ो कि वही लंबा लोन हो जाएगा। तो शुरू का जो पार्ट है, जो शुरू की किस्तें हैं, उसका ज्यादा हिस्सा किस में चला जाएगा? इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा। तो पहली चीज है कि मैक्सिमम 3 या 4 ईयर्स का ही हमें कार लोन लेना चाहिए ताकि हम इंटरेस्ट रीपेमेंट से बचे रहें। और दूसरा वही है कि कुछ भी अगर कंपनी से बोनस आता है, कुछ फ्रीलांस कर रहे हो, एडिशनल कहीं से इनकम हो रही है ना, या फिर मान के चलो कुछ इंसेंटिव वगैरह आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो पैसा है आपका, ये सीधा कार लोन में एक्स्ट्रा पैसा जमा होगा ताकि वो सीधा प्रिंसिपल अमाउंट को रिड्यूस कर दे। ठीक है, वही चीज है कि अगर कोई साइड इनकम आप जनरेट कर रहे हो तो वो पैसा भी कार लोन में जाएगा। जैसे होम लोन की हमने सिचुएशन समझी ना, कि एक्स्ट्रा पैसा जो भी आ रहा है वो आप डायरेक्ट पे करोगे ताकि प्रिंसिपल अमाउंट आपका सीधा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, यही कार लोन की सिचुएशन है। और लास्ट आता है हमारे पास पर्सनल लोन का ट्रैप। ये भी वही सेम सिचुएशन है। आजकल जो जवान बच्चे हैं, इवन ये तो इसके अंदर तो कॉलेज के बच्चे भी फंसे हुए हैं, कुछ कुछ तो मैं देखता हूं स्कूल के बच्चे, कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो 18 साल
या उससे भी कम बच्चों को पता नहीं कैसे लोन दे रही है। 18 साल में मुझे समझ में नहीं आती, इंडिया में लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 18 साल है ना, उससे नीचे आप लोन नहीं दे सकते। जब आप बैंकिंग लीगल का जो केस स्टडी होती है उसके अंदर बैंकिंग लीगल की जब बुक पढ़ते हो ना, तो उसमें सारी केस स्टडी होती है। उसमें पहली केस स्टडी ये होती है कि अगर बैंक ने 18 साल से कम किसी बच्चे को लोन दे दिया और वो डिफॉल्ट कर दे, ना भरे, क्या बैंक रिकवरी कर सकते हैं? नहीं, बैंक के पास राइट ही नहीं है। क्यों? बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को लोन दिया। लेकिन कुछ कुछ लोन एप्लीकेशन आज ऐसी भी आ चुकी हैं कि बच्चों को लोन देती हैं, साथ में पेरेंट्स का पैन कार्ड अटैच करवा लेती हैं, यानी पेरेंट्स को गारंटर बना लेती हैं। समझ गए? बस वही है कि बच्चे पेरेंट्स का पैन कार्ड बिना पूछे लगा देते हैं, उनको लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट 60-60, 65%। समझ गए? क्यों चाहिए बच्चों को पर्सनल लोन? कॉलेज के बच्चे हैं या जिसकी नई नौकरियां लगी हैं, पर्सनल लोन चाहिए। सैलरी है 20,000, आईफोन चाहिए 1.5 लाख रुपए का। क्यों चाहिए भाई? क्यों लड़कियों को दिखाना? एक बात बताओ, कोई खुश नहीं होगा आपके साथ। हाँ, 2 दिन के लिए कोई साथ में हो जाएगा, लेकिन हमेशा का साथ तभी कोई देगा अगर आप कामयाब हो। अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है तो अपने टैलेंट से इंप्रेस करो ना भाई। ये आईफोन दिखा के पीछे से आप कर्ज जाल में फंसे हुए हो, ऊपर से दिखा रहे हो आईफोन है मेरे पास, तो ये काम मत करो। आज की डेट में पर्सनल लोन ट्रैप यही तो है। हर किसी को आईफोन चाहिए, हर किसी को कोई बड़ी हाई फाई बाइक चाहिए जिसके लिए उसने पर्सनल लोन उठा रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आप किसी को वेकेशन पे आउट ऑफ इंडिया जाना है, दिखाना है कि देखो मैं मालदीव्स आ गया, तो ये देखो मेरी फोटो, मैं आउट ऑफ इंडिया घूम रहा हूं, देखो मैं यहां घूम रहा हूं, वहां घूम रहा हूं। क्या फायदा दिखाने का यार? अगर देखो, बड़े बुजुर्ग एक चीज बहुत सही कहते थे, जो इंसान अपनी चादर में पैर फंसाता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है ना। महाभारत के अंदर युधिष्ठिर से एक चीज पूछी गई थी, सवाल पूछा, तो क्या था कि इंसान इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? जिसके ऊपर, उन्होंने क्या जवाब दिया? जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वही सबसे सुखी इंसान है ना। तो इस चीज को समझो, ये क्या है? ये शादी, अच्छा फिर मैरिज के रीजन है, कोई शादी कर रहा है, हाई फाई मैरिज करने के लिए पर्सनल लोन उठा रखे हैं, वेकेशन के लिए, मतलब इनके बिना काम चल सकता है ना हमारा, तो हम क्यों इस कर्ज जाल में फंसेंगे? ठीक है, अब पर्सनल लोन के कर्ज जाल में अगर कोई फंस गया तो उससे निकलेगा कैसे? उससे निकलने का वही तरीका है कि इससे सस्ते लोन पकड़ो। जैसे क्रेडिट कार्ड के कर्ज जाल में अगर कोई फंसा है तो उसके लिए बेटर है कि पर्सनल लोन ले ले। पर्सनल लोन के कर्ज जाल में अगर कोई फंसा है तो बेटर क्या है कि गोल्ड लोन ले ले या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले ले, यानी इससे कोई सस्ता लोन लेकर के पहले इस लोन को उतार दे, फिर जो सस्ता लोन है उसकी किस्त भर के हम दोबारा करेंगे। एक तरीका और होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं, या फिर जैसे 22-23 साल की उम्र के कोई इंसान है, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट लोन ऐप से पर्सनल लोन पकड़ लेंगे। ठीक है, इंस्टेंट लोन ऐप से लोन तो ले लो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है? उनकी इंटरेस्ट रेट 30%, 40%, 45% है। अब वो पता नहीं होता, फटाफट बस ये है कि आईफोन आज ही लेना, कहीं से भी लोन मिल जाए। अब वो इस चक्कर में फिर फंस जाते हैं डेट ट्रैप में। एक सिचुएशन ये बन सकती है इससे बचने के लिए कि आप रीफाइनेंसिंग करा लो। वो कर्ज चल रहा है, अब आप उसको छोड़ो, उसके बदले मतलब आप क्या करो, किसी एक बैंक से नया पर्सनल लोन ले लो। क्योंकि बैंकों से जब हम पर्सनल लोन लेते हैं तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, लगभग 12-15% के आसपास मिल जाते हैं। तो वो सस्ते अमाउंट का पर्सनल लोन ले लो, जिस इंस्टेंट लोन ऐप से महंगी ब्याज पे लिया उसका उतार दो, तो फिर एक ये भी सोल्यूशन बन सकता है। खैर, मैंने आपके साथ एक भाई बन के सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करी। आज मैंने कोई पीपीटी भी नहीं ली, तो मैंने कहा चलो आज फेस टू फेस बैठ के ही सारी की सारी बातें करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम का रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और जो भी आपके दोस्त हैं जो कर्ज जाल से निकलना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर किया करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।